नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थिक पैकेज की जानकारी देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दरअसल पीएम के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कल पीएम ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। 20 लाख करोड़ का ये आर्थिक पैकेज, जिसका ऐलान कल पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया था। और आज इसके बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पत्रकारों से बात करने वाली हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और इस आर्थिक पैकेज की वो जानकारी देंगी। तो पीएम के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की होने वाली है। शाम 4 बजे पत्रकारों से बात करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज, जिसका ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने कल में किया है, कैसे उन 20 लाख करोड़ रुपयों का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के लिए, किन किन क्षेत्रों के लिए क्या किया जाएगा, किन किन क्षेत्रों पर फोकस होगा और कैसे अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कदम सरकार उठाएगी, ये तमाम जानकारियां, तमाम बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पत्रकार वार्ता में हो सकती हैं। और चूंकि सबसे ज्यादा इस वक्त दरकार और जरूरत व्यापारियों को संबल देने की है, अर्थव्यवस्था को गति देने की है, चूंकि 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शिथिल पड़ चुकी हैं, लगभग शून्य हो चुकी हैं। और खबर भोपाल से है। सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन से उन्होंने बताया जा रहा है कि वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कोरोना आपदा को लेकर राज्यपाल को वो जानकारी देंगे और मुलाकात के बाद हालांकि सियासी अटकलें भी तेज हो गई हैं। तो ये इस वक्त एक और बड़ी खबर है भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे हुए हैं और राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात मकसद, हालांकि बताया ये जा रहा है कि कोरोना आपदा पर जो इस वक्त सरकार कदम उठा रही है, क्या कुछ अभी तक कदम उठाए गए हैं, कोरोना पर जानकारी देने के लिए राज्यपाल से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन की इस मुलाकात के अब कई सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि करीब 24 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन होना है। और इतना ही नहीं, कुछ और भी आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान आज मुलाकात करने वाले हैं राज्यपाल लालजी टंडन से। और ये जो मुलाकात होने वाली है, इसकी कई सियासी मतलब भी निकाले जाने लगे हैं, क्या कुछ हो सकता है। और क्योंकि मंत्रिमंडल बेहद छोटा है अभी शिवराज सरकार का, और उस लिहाज से भी हो सकता है कि इस चर्चा के दौरान कोई बात हो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। ऐसे केवल कयास हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि यह मुलाकात शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन के बीच कोरोना वायरस को लेकर होगी। मध्य प्रदेश में सरकार ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या एहतियात बरती गई है, आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि और लगातार अब चूंकि जो तीसरा लॉकडाउन है वो खत्म होने की कगार पर है, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार देनी है। उस संबंध में भी हो सकता है कि राज्यपाल लालजी टंडन को शिवराज सिंह चौहान जानकारी दें। ये दरअसल बताया जा रहा है कि इस पर चर्चा होनी है, कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा होनी है राज्यपाल लालजी टंडन और शिवराज सिंह चौहान के बीच। लेकिन जो दूसरा पहलू है वो ये है कि शिवराज कैबिनेट बेहद छोटा है और इस कैबिनेट को विस्तार करने की भी लगातार अटकलें चलती रहीं, अलग अलग खेमों से मंत्री बनाए जाने की बात चलती रही। क्या कुछ उस पर भी चर्चा हो सकती है, ये जरूर समझना होगा। और मुलाकात के बाद हो सकता है कि कुछ हद तक तस्वीर साफ हो जाए, जब मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन के बीच हो।
तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है भोपाल से। कुछ देर में बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे राजभवन, मुलाकात होगी राज्यपाल लालजी टंडन से। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शरद, भले ही बताया जा रहा हो कि मुलाकात कोरोना वायरस के मद्देनजर है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या सरकार काम कर रही है कोरोना को लेकर, लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल भी विस्तार की अटकलें लंबे समय से लग रही हैं, ऐसा मानकर चलें कि उस पर भी कोई चर्चा हो सकती है। शरद। अब प्रशांत, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है। दरअसल जब भी मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात होती है तो इस बात की अटकलें लगने ही लगती हैं कि क्या ये मुलाकात इसलिए हो रही है कि जो संभावित मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अटकलें जरूर हैं, लेकिन जो जानकारी है अभी पुख्ता तौर पर, उसके मुताबिक नियमित तौर पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को हर 15 दिन के अंतराल पर जो मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में वो जो कोरोना आपदा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से या फिर रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जाना है, इस संबंध के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज की जो मुलाकात है वो भी इसी सिलसिले में मानी जा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुलाकात हुई है तो फिर सियासी अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो 1 तारीख को मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले थे और फिर उसके बाद ये अटकलें शुरू हो गई थी कि 5 तारीख को हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। लेकिन वो खबरें भी अपुष्ट ही साबित हुई, क्योंकि सिर्फ ये संभावना थी। तो अभी भी यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि इस मुलाकात का एक मकसद मंत्रिमंडल भी हो, लेकिन ये देखना होगा कि क्या वाकई में ऐसा ही है। जी नहीं शरद, तब भी 3 मई लगभग लॉकडाउन खत्म हो रहा था और ये कयास थे कि लॉकडाउन के बाद, खत्म होने के बाद विस्तार होगा, और अब फिर से 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला है, तीसरा लॉकडाउन, तो ये कयास लगेंगे ही। शरद। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है अगर आप उसको देखें तो न्यूनतम से भी कम है। कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए मंत्रिमंडल में, वो भी नहीं है, सिर्फ 5 ही मंत्री बनाए गए हैं। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जितनी देरी हो रही है उसमें लॉकडाउन या कोरोना से ज्यादा जो राजनीतिक गणित बीजेपी के अंदर चल रहा है उसको साधना शायद ज्यादा बड़ी मुश्किल बात लगती है, क्योंकि दावेदार अब कुछ ऐसे भी हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में जो दावेदार थे वो तो फिर पहले से हैं ही हैं। तो निश्चित ही कोरोना या लॉकडाउन से ज्यादा बड़ी बात मंत्रिमंडल विस्तार में जब भी होगी तब यही होगी कि बीजेपी अपने घर के अंदर के जो समीकरण है उसको आखिरकार कैसे साधती है। ठीक है जी, रहिएगा शरद हमारे साथ। और इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, जिस बात का जिक्र शरद कर रहे थे कि न्यूनतम से भी न्यूनतम इस वक्त स्थिति है मंत्रिमंडल की, यानी कि जो एक आंकड़ा होना चाहिए, जितने मंत्री होने चाहिए सरकार में उतने भी नहीं है। स्वाभाविक है कि इस मसले को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हैं क्या इसमें? अगर न्यूनतम मंत्रिमंडल रहता है तो परेशानी हो सकती है क्या सरकार को? देखिए, कानूनी पेचीदगियां तो उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है प्रशांत के विपक्ष के भी हमलावर की भी बात नहीं है। मूल बात है वो यही है कि जो सत्ता पक्ष के वो लोग जो सिर्फ वो मंत्री बनने की लालसा में जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा, बहुत सारे नाम उसमें ऐसे हैं कि जो मंत्री नहीं बन पाए थे इसलिए उन्होंने छोड़ा। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरे मसले को लेकर शरद की बात में सुन रहा था कि वो कोरोना वाले मसले पर ब्रीफ करने गए होंगे। तो पिछली बार भी जब बात हुई थी तो यही था कि कैबिनेट रिशफल होगा और लगभग कॉल भी कुछ लोगों को कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह के हालात कोरोना को लेकर बने तो फिर उसे टालना पड़ा। अभी मुझे ऐसे लगता है कि जाहिर सी बात है कि शिवराज बात करेंगे जरूर से, क्योंकि दबाव उन पर भी है, दबाव दिल्ली से भी है, दबाव पार्टी के अंदर से भी है कि उन लोगों को लाना। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आए साथ में तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग उन्हें तय करना पड़ेगा कि उनका क्या इस्तेमाल करना है, कौन सा पोर्टफोलियो उन्हें देना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको लेके देखना यही है कि अगर मान लीजिए कल या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 17 तारीख से पहले तय करेंगे कि लॉकडाउन का स्वरूप क्या होगा, तो जिस तरह की लॉकडाउन में छूट की बात की जा रही है तो मुझे लगता है कि जल्दी हो जाना चाहिए एमपी का मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि सोर्सेज भी यही कह रहे हैं कि अब बहुत दबाव है पार्टी के ऊपर भी कि अब विस्तार किया जाना चाहिए।
जी बिल्कुल, जितना मंत्रिमंडल या जितना विस्तार हो सकता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग लालसा पाले हुए हैं मंत्री बनने की, चाहे सिंधिया खेमे के नेता हो या फिर बीजेपी के अंदर ही कई दिग्गज मौजूद हैं। तो क्या कोई दूसरा फॉर्मूला भी ऐसी स्थिति में हो सकता है, लोगों को सेटल्ड करने के लिए निगम मंडलों में भी भेजा जाए? अभी तत्काल तो निगम मंडल नहीं करेंगे, अब जब शरद ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 मंत्री शायद वो बना सकते हैं। अभी 6 छोड़ के 5 मंत्री और एक मुख्यमंत्री मिला के 6 हो रहे हैं, तो अब शायद संख्या बल के आधार पर 22 मंत्री और वो बना सकते हैं। तो पूरे 22 बनाएंगे इसमें डाउट है, क्योंकि हमेशा मुख्यमंत्री जो होते हैं वो एक रास्ता ओपन रखते हैं उन असंतुष्ट लोगों के लिए कि उनकी नाराजगी को ये कहकर फैलाया जाए कि हमारे पास अभी गुंजाइश है, हम आपको ले लेंगे। और तत्काल निगम मंडल तो अभी शायद बनाया नहीं जाएगा। निगम मंडल में पूरी दखलंदाजी सत्ता पक्ष की होती है, यानी जी। आवाज इस वक्त प्रवीण जी की हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ शायद तकनीकी पहलू, लेकिन शरद हमारे साथ इस वक्त बने हुए। शरद, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्रवीण जी भी ये जिक्र कर रहे हैं कि शायद निगम मंडल में बहुत ज्यादा स्थिति ना हो या निगम मंडल में अभी लोगों को ना भेजा जाए, लेकिन हाँ कुछ जरूर अपने पद खाली रखे जाएंगे, कुछ नंबर्स खाली रखे जाएंगे ताकि उन असंतुष्टों के लिए। और उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो सपा बसपा और दूसरे सियासी दल हैं, निर्दलीय हैं, जो बीजेपी से भी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो पिछली सरकार में भी रहे हैं और अब इस नई सरकार में भी आने की कोशिशों में जुटे हैं। शरद, देखिए ये तीनों ही बातें मुझे खारिज करने लायक लगती हैं। एक तो जो आपने कही है निगम मंडलों में पहले मंत्री ही नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर निगम मंडलों की नियुक्तियां तो बाद में होंगी, ये बात स्वाभाविक सी है, इसमें कोई दो राय लगती नहीं है। क्योंकि पहली प्राथमिकता अगर कोई है सरकार की भी और पार्टी की भी, तो वो पहले मंत्रिमंडल का कोरम पूरा किया जाएगा और जो मंत्री बनने हैं पहले कम से कम उनको साधा जाए और फिर उसके बाद में जो निगम मंडलों की बारी आएगी वो आएगी। जहां तक बात निर्दलियों की और अलग अलग पार्टियों की है, तो देखिए उनको मंत्री बनाने जैसी कोई मजबूरी अभी हाल फिलहाल बीजेपी के पास दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बीजेपी को किसी भी तरीके से सरकार चलाने के लिए उनके समर्थन की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग 22 जो सीटें हैं जिन पे उपचुनाव होने हैं, उनमें से 6 तो मंत्री कांग्रेस से ही आए हैं और बाकी के जो उनके विधायक हैं वो आए हैं। तो उनसे बीजेपी का, अब बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का कोरम उपचुनाव के बाद पूरा हो जाएगा, जैसी बीजेपी उम्मीद लगाकर बैठी है। तो क्योंकि 107 उसके पास अभी हैं जितना समर्थन है, और 116 जो होता है मैजिक फिगर वो चाहिए है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है नहीं। और उसमें सपा या बसपा या निर्दलियों को कोई नंबर आएगा उनका, ऐसी कोई संभावना लगती नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अब वो ये देख रहे हैं कि सरकार बीजेपी की रहेगी, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए या अपने क्षेत्र के कामों के लिए उन मंत्रियों बहुत संभावनाएं दूसरे सियासी दलों के विधायकों को यहां पर नजर नहीं आती हैं, जैसा कि शरद बता रहे हैं। और स्वाभाविक है कि बाई इलेक्शन के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी और बीजेपी यही आशा लगाए बैठी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीते और अपना आंकड़ा 116 के पार ले जाए। बहुत शुक्रिया शरद आपका, और प्रवीण जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। और आगे बढ़ें और इस वक्त आपको बता दें कि मंत्री, चलिए अगली खबर का रुख करें, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर फौरन लौटेंगे, जाएगा। ब्रेक बाद एक बार फिर आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे देश की वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आर्थिक पैकेज पर वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देंगी। दरअसल कल पीएम नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधन के दौरान 20 लाख का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, और इस पर आज विस्तृत जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रखेंगी कि कैसे इस आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल किया जाएगा, किन किन मदों में इसका इस्तेमाल होगा और कैसे जो अर्थव्यवस्था है उसे रफ्तार देने की कोशिश होगी, या फिर जो व्यवसायी हैं, छोटे और बड़े उद्योग हैं, उन्हें कैसे सपोर्ट इसके जरिए किया जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शिथिल हो गई थी और अब फिर से एक बार उसे
गति देने की कोशिश। और बेहद महत्वपूर्ण आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पत्रकारों के सामने आएंगे और पूरी जानकारी इस आर्थिक पैकेज से जुड़ी हुई रखेंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से शंकर आनंद जुड़ गए हैं, भोपाल से शरद श्रीवास्तव और रायपुर से देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ये 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है और ये आज लगभग साफ हो जाएगा कि किन किन मदों में, किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है, राज्यों को इससे कितना मदद मिलने वाली है, कितनी मदद उन्हें मिलेगी। शंकर, आइए आप लोग आइए। निश्चित तौर पे देखिए, आज जिस तरह से आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इस मामले पर आज पत्रकारों का सवाल का जवाब देंगी, इसके साथ साथ वो बताएंगी किस तरह से फिनांस मिनिस्ट्री इन मसलों को देखती है और किस तरह से हर राज्यों से जुड़े हुए जो मद है, पैसे जो हैं वो कितने दिए जाएंगे और किस किस सेवा के लिए दिए जाएंगे, किस किस मंत्रालय को दिए जाएंगे और किस क्षेत्र में और ज्यादा बेहतर करने के लिए उसको दिए जाएंगे, तो उसकी घोषणा की जाएगी। निश्चित तौर पे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर देश के तमाम राज्यों की रहेगी और इसके साथ साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की रहेगी। और एक तरह से कहा जा सकता है, खास तौर पर जिस तरह से कोरोना वायरस से लड़ने वाले कई राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश भी उसमें काफी ऊपर नाम आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफी संख्या में जो संक्रमित लोगों की लिस्ट है, फेहरिस्त है, तो वहां पर किस तरह से मध्य प्रदेश को कितनी राशि दी जाएगी और किन किन मद के लिए दी जाएगी, किन किन अलग अलग ब्रांच के लिए दी जाएगी, तो वो भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो है आज काफी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कही जा सकती है। और इसके साथ साथ जो आज कहा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण इस मामले पर, तमाम मामलों पर विस्तार से पत्रकारों से भी बात करेंगे और ये आमने सामने बैठ करके वो बातचीत होगी कि किस तरह से जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी ने कल इस मामले पर घोषणा किया था कि इतने पैसे जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने की स्थिति है, तो उसके लिए हमें कई चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें या उससे जुड़े तमाम मसलों की बात करें, उससे जुड़े हुए छोटे मोटे जो उद्योगों की अगर बात करें, तो किस तरह से उसको बेहतर बनाना है, किस तरह से उसको पटरी पे लाना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है उम्मीदों की जो ये पटरी है उस पर कितना निवेश होगा, कितना खर्च होगा और कितना केंद्र सरकार के द्वारा ये उन राज्यों को पैसा दिया जाएगा। तो इस मसले पर आज विस्तार से चर्चाएं होंगी और निश्चित तौर पे इस मामले पर तमाम वो जानकारियां पत्रकारों को भी दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, विस्तार से शंकर इस पर आज चर्चा होगी, आखिर क्या कुछ किस मद में जाने वाला है जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है। शरद, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या तमाम दूसरे राज्यों का भी अगर हम जिक्र करें तो आर्थिक विषमताएं पैदा हो गई हैं। 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान सरकार के पास भी, राज्य सरकारों के पास भी बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं है राजस्व जुटाने के। पेट्रोल एक बड़ा सोर्सेज है जो कि अभी बहुत कम खपत हो रही है उसकी। दूसरा सोर्स शराब है, शराब से जो राजस्व प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसे में हम मानकर चलें कि राज्यों को भी बड़ी मदद इस आर्थिक पैकेज से मिलने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर पैकेज का ऐलान हुआ है और अगर वो पैकेज बांटा जाएगा या मतलब दिया जाएगा तो फिर ये स्वाभाविक सी बात है कि वो राज्यों के पास जाएगा ही जाएगा, नहीं तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आखिरकार होगा भी तो कहाँ। लेकिन देखिए, 2-3 बातें महत्वपूर्ण है प्रशांत समझने की कि आखिरकार कोरोना आपदा से सबसे ज्यादा अगर कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो फिर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। बड़े उद्योग वो तो एक निश्चित तौर पर हैं ही हैं, लेकिन वो बड़ी पूंजी उनमें लगी होती है और कहीं ना कहीं वो रिवैम्प करेंगे, उनको भी समस्याएं आएंगी, लेकिन हो सकता है कि उनको उतनी परेशानी का सामना न करना पड़े। जो सबसे ज्यादा समस्या है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए है, श्रमिकों के लिए है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाना है सोशल सेक्टर का, उसको लेकर सबसे बड़ी बात है। छोटे छोटे उद्योग जो गली में चलते थे या किसी शहर के बड़े मोहल्ले में चलते थे वो पूरी तरीके से ठप हो गए हैं
जब वो ठप हो गए हैं तो फिर वो इकोनॉमी का एक जो जरिया होता है एमएसएमई सेक्टर का, उसको आखिरकार कैसे रिवैम्प किया जाए, उनको क्या सहूलियतें दी जा सकती हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हुआ नहीं है। अब जबकि वो प्रोडक्शन करेंगे तो फिर उनकी सप्लाई कहाँ होगी, अगर सप्लाई होगी तो उन पर टैक्सेस किस तरीके से लगेंगे, या टैक्सेस लगेंगे तो उनमें कितना रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, संभवतः इन पर काम किया जाए। सूक्ष्म और लघु उद्योग का जिक्र आप कर रहे हैं शरद, और कल मोदी के संबोधन में लोकल पर वोकल एक संदेश भी इससे मिल गया कि शायद जो छोटे उद्योग हैं, लघु छोटी छोटी दुकानें, उन पर भी शायद सरकार फोकस करेगी। देवव्रत हमारे साथ बने हुए रायपुर से। देवव्रत, छत्तीसगढ़ सरकार तो पहले ही बड़ा आर्थिक पैकेज केंद्र से डिमांड कर चुकी थी, 30,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज डिमांड किया था। हालांकि अगर बड़ा एक आर्थिक पैकेज ऐलान हुआ है तो इसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ के पाले में भी आएगा। देवव्रत, क्या आशाएं हैं अब सरकार को? जी निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान राज्य की आर्थिक गतिविधियां लगभग थम सी गई थी और एक बार अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत पड़ेगी। हालांकि जो दरकार थी वो मुख्यमंत्री ने पहले ही जो केंद्र सरकार को पत्र लिख करके इसकी जानकारी दे दी। इसके अलावा जब राज्यों के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक जो है प्रधानमंत्री ने ली, तब भी उन्होंने अपनी मांग रखी। अब व्यवस्था ये भी देखनी होगी कि आने वाले समय में उद्योगों को कितना मिलता है, व्यापार को कितना मिलता है, कृषि क्षेत्र को कितना मिलता है, मजदूरों के लिए क्या किस तरह की घोषणाएं की जाती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के लिए किस तरह के ऐलान किए जाते हैं और तमाम वर्ग जो है उनके लिए क्या कुछ ऐलान इस पैकेज में होता है, उसके बाद ही वो अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। क्योंकि इसके पहले ही उन्होंने अपनी मांग रख दी थी और जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति हुई, हालांकि कोरोना को लेकर की स्थिति छत्तीसगढ़ में कंट्रोल पर है, लेकिन जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से जो उद्योग व्यापार जगत है, कृषि जगत है, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। तो ऐसे में राहत पैकेज पर नजरें राज्य सरकार की भी है। बिल्कुल, किस तरह की घोषणाएं जो इंतजार इस बात का है कि कैसे और कहां ये इस्तेमाल होने वाला है, इसका इंतजार जरूर राज्य सरकार को होगा और उसके बाद ही इस पर रिएक्शन जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत। शरद, आपका भी बहुत धन्यवाद। शंकर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी के कदम का स्वागत किया है। भारतीय परिवारों के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा को उन्होंने स्वागत योग्य कदम बताया है। पीएम मोदी के इस कदम से भारत मजबूत होगा, ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। And the lockdown has been enforced from then. वैश्विक रूप से वसुदैव कुटुंबकम की परिभाषा को इसी ने गढ़ा है और भारत हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना को सर्वोपरि मानता है। हमारे यहां तो धार्मिक आयोजनों में भी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, उसमें भी हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और आज एक लंबे समय बाद एक नेतृत्व भारत का जो विश्व को दिशा दिखा रहा है, वास्तव में वंदनीय है और अभिनंदनीय है। कोरोना के खिलाफ में प्रभावी लड़ाई के वो मजबूत और सशक्त बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, निश्चित रूप से वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में रामबाण। और उधर अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। अजीत जोगी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दरअसल ब्लड प्रेशर, हृदय और यूरिन नियंत्रण में वेंटिलेटर के जरिए उन्हें सांस दी जा रही है। इतना ही नहीं, दिमाग को एक्टिवेट करने की कोशिश भी लगातार डॉक्टर कर रहे हैं। और हालांकि जो अभी हालात बने हुए हैं अजीत जोगी के, उन पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। खबर बीजापुर से। बीजापुर में अगवा जवान को माओवादियों ने छोड़ दिया है। 6 दिनों तक अगवा कर अपने साथ रखा था इस जवान को और नक्सलियों ने गोरना से जवान का अपहरण किया था। भोपाल पट्टनम में जवान संतोष कट्टम तैनात है
और जन अदालत लगाकर पत्नी और बेटी के सामने उसे छोड़ा गया है। तो आपको एक बार फिर बता दें बीजापुर से खबर, जहां एक जवान को माओवादियों ने अगवा कर लिया था। करीब 6 दिनों तक अगवा कर रखने के बाद जन अदालत लगाई गई नक्सलियों के जरिए और इसके बाद पत्नी और बेटी की मौजूदगी में उसे छोड़ा गया। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।